हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, जिसे अभी हाल ही में भारत सरकार ने जिसके ड्राफ्ट को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब आने वाले 1-2 सालों में जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता क्या है। देखिए, किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को, किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नीति की ज़रूरत पड़ती है। एक नीति, रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। उसमें क्या क्या बातें होती हैं? उसमें ये बातें होती हैं कि करिकुलम क्या होगा, शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, यानी कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, पॉलिसीज़ कौन सी यूज़ की जाएंगी, बजट क्या होगा शिक्षा का, हायर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाएगी, स्कूल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाएगी। यानी इन सब का जो सम्मिलित स्वरूप है, इसका जो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इसी पर हम लोग बात करेंगे कि NEP 2020 है क्या। तो NEP 2020 में जो नई नई बातें की गई हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसके पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा हमको इतिहास में जाना होगा और यहाँ पर ये समझना होगा कि इवैल्यूएशन कैसे हुआ एजुकेशन पॉलिसी का। तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो बना था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये 1948 से 49 में बना था। उसके बाद आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था 1952 से 53 के बीच में। फिर आपका शिक्षा आयोग बना 1964 से 66, जिसको हम लोग डॉक्टर DS कोठारी के नाम पर कोठारी कमीशन भी कहते हैं। उसके बाद 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पहला आ चुका था। फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें हम लोग ने क्या किया, शिक्षा को सरकार ने समवर्ती सूची में डाल दिया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NP 1986 क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। फिर इसका संशोधन अपडेटेड फॉर्म कब आया, 1992 में, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो NP 2020 है, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से बननी शुरू हुई। तो अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिए, जब 2014 में लोकसभा के चुनाव थे तो BJP भाजपा के मैनिफेस्टो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई थी। तो इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जब भाजपा सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 31 अक्टूबर 2015 को TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दी। और इन्होंने जो TSR सुब्रमण्यम कमेटी थी, इन्होंने 27 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। फिर उसके बाद क्या हुआ, 24 जून 2017 को सरकार ने 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब देखिए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो हैं, ये इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो हैं, इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। इन्होंने 31 मई 2019 को MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को रमेश पोखरियाल निशंक जी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब, 31 मई 2019। और फिर उसके बाद MHRD ने लोगों से सुझाव मांगे और तब से लेके अब तक 2 लाख सुझाव इनके पास आए और उन सब पर अमल करते हुए 29 जुलाई 2020 को NEP के ड्राफ्ट को मंजूरी
दे दी गई, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। यानी कि एक तो क्वेश्चन देखिए यहीं से आपका बन जाता है कि जो NEP 2020 है इसकी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो बात करें तो कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो देखिए जैसे कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। 1986 के बाद लगभग 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। 1968 और 1986 के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये ध्यान रखिएगा कि ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसरो के प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे तैयार किया था, इस शिक्षा नीति का मसौदा। अब इसके अनुसार क्या है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी के अनुसार इसमें मुख्य खास बातें देखिए क्या है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या कहा जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमें इस शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो शिक्षा नीति की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि समय के साथ सिस्टम में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ परिवर्तन होता है, एजुकेशन की क्वालिटी को भी क्या करना है, मेंटेन रखे रहना है, इनोवेशंस को भी बढ़ाना है। इसके लिए जो शिक्षा नीति पहले से चली आ रही है पुराने ढर्रे पे, उनमें चेंजेस लाने की आवश्यकता होती है। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ज़रूरत हमें पड़ी। तो देखिए अब क्या है कि NEP 2020 के अनुसार पहले जो है शिक्षा मंत्रालय को हम लोग MHRD के नाम से जानते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और इसके जो मंत्री होते थे इनको हम लोग MHRD मंत्री कहते थे। लेकिन अब हम लोग MHRD को क्या कहेंगे, शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब जो आपका MHRD है वो MOE शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और ये जो मिनिस्टर होंगे यानी निशंक जी, उनको शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाएगा। देखिए ये कोई नई बात नहीं है इस नीति में जो बात की गई है। स्वतंत्रता के बाद 1985 तक MHRD को हम लोग शिक्षा मंत्रालय के ही नाम से जानते थे, और जो इसके मंत्री थे उन्हें शिक्षा मंत्री ही कहते थे। लेकिन जब 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार थी तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका नाम बदलकर MHRD रख दिया था। उसके बाद क्या बोलते हैं 1992 में नरसिम्हा राव जी के समय भी थोड़ा सा संशोधन किया गया था इसमें। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, शिक्षा मंत्रालय इसका जो नाम रखा गया है ये पहले भी था, लेकिन बीच में 1985 से लेके आज तक फिर से इसको MHRD कहा जाने लगा था। लेकिन अब फिर से इसको परिवर्तित करके MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दे दिया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस नीति के और क्या क्या खास बातें इसमें कही गई हैं। तो देखिए क्या है, इससे पहले अगर कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें और जानना चाहें तो जो भारत सरकार है NEP 2020 इसने कहाँ से देखिए सलाह लिया, लगभग ग्राम पंचायतों से, ब्लॉक्स से, डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद ड्राफ्ट NEP 2019 की समरी, और उसके बाद एजुकेशनल डायलॉग विद MPs के साथ मीटिंग हुई, स्पेशल मीटिंग्स हुई CAB के साथ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन HRD वहाँ पर भी बातें हुई। उसके बाद ये जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये सामने आई है। तो मेजर रिफॉर्म्स बात करेंगे। सबसे पहले हम हायर एजुकेशन में बात करेंगे कि क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स इस नीति में कहे गए हैं। तो अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो देखिए जैसे क्या है, उच्च शिक्षा में सबसे पहले तो 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाई 2035। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या रखा गया है कि 2035 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है उसको कितना पहुंचा देना, उसको 50% तक पहुंचाना। यानी कि अभी जो हमारा प्रेजेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है AISHE रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार जो प्रेजेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है भारत का वो है 26.3। यानी कि 26.3 का मतलब प्रत्येक 100 विद्यार्थियों में से, उच्च शिक्षा में प्रत्येक 100 विद्यार्थियों में से मात्र 26.3 ही हायर एजुकेशन में पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए पहली बात क्या कहेगी कि 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेट कितना कर देना, 50% कर देना। और क्या लक्ष्य है, 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की योजना बनाई गई है।
उसके बाद नेक्स्ट है 2030 तक या उसके बाद हर जिले में कम से कम एक मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था की बात इस ड्राफ्ट में की गई है कि हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी और हॉलिस्टिक एजुकेशन का मतलब ये है कि पहले क्या था, अभी तक क्या चला आ रहा था कि जो आर्ट का बच्चा है वो केवल आर्ट्स के ही सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकता है, जो साइंस का बच्चा है वो केवल साइंस के ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। लेकिन अब क्या है, अब अगर एक मैथमेटिक्स का बच्चा है वो फिजिक्स के साथ साथ समाज शास्त्र भी पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ने की पूरी आज़ादी है, हिंदी भी पढ़ना चाहे तो उसे आज़ादी है, हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो भी उसे आज़ादी है। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स ये किया गया। दूसरी चीज़ देखिए, मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट। मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का मतलब क्या है कि अब यदि बच्चा किसी कारणवश पहले साल पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है या 2 साल की शिक्षा लेने के बाद ड्रॉप आउट हो जा रहा है और अपना पूरा 3 साल या 4 साल का कोर्स पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसका अब वो साल बर्बाद नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर बच्चा 1 साल तक पढ़ाई करता है तो उसे 1 साल के हिसाब से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 2 साल अगर वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है तो उसे डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर 3 या 4 साल अपनी पढ़ाई पूरी कर ले रहा है तो उसे डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। यानी कि जितना वो पढ़ाई करेगा उस हिसाब से उसको डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखिए अगला क्या है, यूजी प्रोग्राम 3 या 4 साल का हो जाएगा, मतलब 3 साल वाला भी हो सकता है, 4 साल वाला भी हो जाएगा। पीजी प्रोग्राम भी 1 साल और 2 साल का होगा। इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर्स मास्टर्स होंगे। एमफिल टू बी डिसकंटिन्यूड, एमफिल को हटा दिया जाएगा, यानी कि एमफिल की ज़रूरत अब नहीं है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। यानी कि देखिए, उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू। यही जो अभी बात की मैंने कि यदि बच्चा पहले साल पढ़कर उसका मन नहीं लगता है, वो दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो पहले साल पढ़ने के बाद दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लेगा। हाँ, वो जो पहले साल पढ़ेगा वो उसका वेस्ट नहीं होगा। अब उसका क्या होगा, उसका एक डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा। उसके लिए देखिए क्या बनाया गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। अब बच्चा जितने दिन पढ़ाई करेगा, जितने साल पढ़ाई करेगा, उस हिसाब से उसके क्रेडिट इकट्ठा हो जाएंगे और वो क्रेडिट डिजिटल मीडियम में कहाँ स्टोर हो जाएंगे, भारत सरकार के पास स्टोर हो जाएंगे। और उसी के आधार पर जब वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेने जाएगा तो उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या कर दिया जाएगा, एडमिशन दे दिया जाएगा। यानी अब उसकी पढ़ाई जो 1 साल 2 साल में छूट जा रही है वो वेस्ट नहीं जाएगी। 1 साल पर सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल पर उसको डिप्लोमा कोर्स और पूरी डिग्री कोर्स कंप्लीट करने पर उसे डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसीलिए इसी को कहा गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब अगला देखिए क्या है, 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सीधे कर सकेंगे पीएचडी। इसका मतलब क्या है कि अब देखिए क्या है, जो यूजी और पीजी प्रोग्राम है 2 तरीके के कर दिए हैं। एक यूजी, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा 3 साल का। 3 साल का प्रोग्राम उनके लिए होगा जो केवल पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई करने के बाद जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए 3 साल का यूजी होगा। 4 साल का यूजी या बीए बीएससी किसके लिए होगा, उन बच्चों के लिए होगा जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए क्या होगा, 4 साल का पीजी यूजी हो जाएगा और फिर पीजी उनके लिए हो जाएगा 1 साल का, और 1 साल के पीजी के बाद 4 साल की पीएचडी हो जाएगी। जिसमें क्या है कि अब इसकी वजह से अब उनको इसकी वजह से एमफिल नहीं करना होगा, एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बात की गई है। यानी कुल मिला के मोटा मोटी बात कहें तो जो बच्चा जॉब करना चाहता है उसके लिए बीए बीएससी 3 साल का होगा, जो जॉब नहीं करना चाहता है, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहता है, उसके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। उसके बाद 1 साल का पीजी और फिर 4 साल का पीएचडी कोर्स होगा। अब अगर हम बात करें अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की बात होएगी।
दूसरी चीज़, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, इसकी बात की गई है। मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, एक क्या स्थापित किया जाएगा, मेरू यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरू की स्थापना की जाएगी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें क्या है, कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, कोई कुछ भी ले सकता है, यानी कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। जैसा कि आज के प्रेजेंट एरा में देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में ये सुविधा दी गई है बच्चों को कि वो मैथ के साथ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस के साथ मैथ के भी, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि डाइवर्जेंट अप्रोच हो गई कि कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है। अब ऐसा नहीं रहेगा कि साइंस साइड वाला केवल साइंस साइड ही पढ़ेगा, आर्ट साइड वाला केवल आर्ट साइड ही पढ़ेगा। अगली बात देखिए क्या कही गई है, मेरू की बात हो गई। उसके बाद रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग। अब ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग का मतलब क्या हुआ कि विश्वविद्यालयों को अब ये छूट दे दी गई है कि 15 सालों तक उनको स्वायत्तता प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी कि पहले क्या था, अभी इस समय क्या चल रहा है कि जो कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अधीन होते हैं, वो अपना, उनके अंदर ऑटोनॉमी नहीं, तो वो अपना एग्ज़ाम स्वयं नहीं करा सकते हैं, अपनी डिग्री प्रिंट नहीं कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स प्रिंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे 15 सालों तक धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमस बॉडी बना दी जाएगी। उसका एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप ऐसा करा जाएगा। यानी कॉलेज भी अब अपना स्वयं अपना एग्ज़ाम करा सकेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है, डिग्री दे सकेंगे, अपना एग्ज़ाम खुद करा सकेंगे। अगली बात देखिए इसमें क्या लिखी गई है कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह अब एक ही नियामक होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हायर एजुकेशन में अभी इस समय क्या है, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो उसकी एक अलग संस्था है एआईसीटीई, और बात करें नॉन टेक्निकल की बात करें तो यूजीसी है, फिर बात करें तो एनसीटीई है। इसी तरीके से अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि सबको गवर्न कर रही हैं। लेकिन अब क्या होगा, इन सबको मर्ज करके मिला के केवल एक एजुकेशनल बॉडी बनेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम इसको HECI कहेंगे सॉरी। और यही अब सारे संस्थाओं को कंडक्ट करेगी, सबका देख रेख यही करेगी। यानी कि अगर हम बात करें तो क्या है इसमें, देखिए ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात कर ही ली, वही कॉलेज स्वयं अपना एग्ज़ाम करा सकेंगे। एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, फेजिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम 15 ईयर का ये हो गया। और जो हम लोग अभी बात की हमने, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, केवल एक बॉडी बन जाएगी। करिकुलम और स्टैंडर्ड को ऑल ओवर एक जैसा किया जाएगा। यानी कि देखिए सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन ये हो गया। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग यानी कि जो शिक्षक को प्रशिक्षण की बात की गई है, उसके लिए नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग की स्थापना की जाएगी, जो कि लोगों को मेंटर करें, टीचरों को मेंटर करने का काम करेंगे, प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल्स इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए जो मूल्यांकन का काम अभी तक होता रहा है, अगर मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन आप लोगों ने सुना होगा नैक के बारे में। ये क्या करता है, ये विश्वविद्यालयों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटीज़ का मूल्यांकन करता है। तो अब नैक के लिए होता क्या था, पहले एक कमेटी बनाई जाती थी, 5 या जो भी सदस्य हों, जितने भी, मान लीजिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती थी। और उनका काम क्या होता था, वो किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ की जाकर सारी व्यवस्था देखते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते थे, उन सबको फिजिकल मोड पर क्या करते थे, मॉनिटर करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, अब सीधे किया जाएगा क्या, ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल्स। अप्रूवल के लिए ऑनलाइन मीडियम से अप्रूवल दिया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए फी फिक्सेशन विद इन बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क,
एक अच्छी बात इसमें एनईपी में और क्या कही गई है कि फ़ी कैप बनाया जाएगा। फ़ी कैप का मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मनमाना फ़ीस वसूलते हैं किसी भी कोर्स के लिए, अब वो नहीं रह जाएगा। अब फ़ी स्ट्रक्चर सरकार की तरफ से डिसाइड कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा या कम कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी संस्थान फ़ीस नहीं ले सकता है। करिकुलम को स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। करिकुलम को स्टैंडर्ड बनाने का मतलब क्या है कि जो करिकुलम है ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा होगा। यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है तो वहाँ कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं। जो करिकुलम होगा एक स्टैंडर्ड करिकुलम होगा जो कि ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा। नेक्स्ट बात करें तो हम लोग क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ जीडीपी एट द अर्लीस्ट। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी तक देखिए शिक्षा पर 1986 से ही बात कही जा रही है कि 6% जीडीपी का खर्च किया जाए। वही बात 2020 एनपीई में भी कह दी गई है कि 6% जो है जीडीपी का इस यहाँ पर खर्च किया जाए। अब देखिए क्या होता है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। सॉरी। अब देखिए अगला क्या है, टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटीज़ को भारत में अपना ब्रांच खोलने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि अब क्या है कि हम एक तरीके के लिए फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जिसको कहते हैं, यानी कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अपने यहाँ क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे कि आप अपने यहाँ अपनी ब्रांच खोलिए। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे एमआईटी है, उनसे हम लोग निवेदन करेंगे, उनसे कहा जाएगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ की एक ब्रांच इंडिया में भी खोलिए। यानी कि हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अपने यहाँ ब्रांच खोलने की अनुमति देंगे ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को टॉप ग्लोबल रैंकिंग में पहुँचा सकें। अब देखिए अगला पॉइंट है माफ़ कीजिए, अनुसंधान संस्कृति एवं अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या कही गई है कि एनआरएफ की स्थापना की जाएगी। यानी जो बच्चे शोध करना चाहते हैं वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। अब देखिए ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के तर्ज पर। देखिए अमेरिका में क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है और वहाँ पर क्या है, साइंस के अलावा आर्ट्स में भी फंडिंग की जाती है। मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी अगर कोई बच्चा रिसर्च कर रहा है तो वहाँ आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए भी फंडिंग या भारत जो अमेरिकी सरकार है फंड प्रोवाइड करती है। सेम वही चीज़ अब भारत में भी किया जाएगा। अगला पॉइंट है देखिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। वोकेशन, टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन का इंटीग्रेशन किया जाएगा। न्यू क्वालिटी हायर एजुकेशन को और इजी बनाया जाएगा। उसके बाद नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF की भी स्थापना की जाएगी और MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो देखिए हायर एजुकेशन में बहुत ढेर सारे मेजर रिफॉर्म्स किए जाएंगे इस नीति के अनुसार। और देखिए आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की योजना बनाई जाएगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम है वो रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि देखिए आधे से ज़्यादा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, आधे से ज़्यादा पाठ्यक्रम हमारे यहाँ इंग्लिश में ही है। तो इंग्लिश में क्या है कि बच्चों को समझने में दिक्कत आती है क्योंकि भारत में अभी भी इंग्लिश बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। तो इसी को कहा गया है कि जो भी पाठ्यक्रम है उसे रीजनल लैंग्वेज में तैयार किया जाएगा। यानी कि फोकस ऑन लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकेबलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, लैंग्वेज फैकल्टी इस्टेब्लिश की जाएगी, भाषा पर भी शोध किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स, लोक विद्या को भी प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो वही इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम, अभी जस्ट मैंने ये बात की, इसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की योजना और सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए अनुवाद संस्थान की भी स्थापना किए जाने की घोषणा इस नीति में की गई है। तो इस तरीके से क्या है कि देखिए टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ किया जाएगा, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन प्लानिंग, यानी शिक्षा योजना बनाने में, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में, रेगुलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस में।
इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स, दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जाएगा सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे जो दिव्यांग बच्चों के लिए उनके फ्रूटफुल हों। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, वर्चुअल लैब्स तैयार की जाएंगी, NETF बता ही दिया मैंने। डिजिटली इक्विप्ड स्कूल, यानी कि स्कूलों को डिजिटलाइज किया जाएगा, टीचर और स्टूडेंट्स को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। अब हम बात करें मेजर रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन, यानी कि अब हम बात करते हैं कि इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को किस तरीके से बात की गई कि इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए जाएंगे। तो स्कूल एजुकेशन की देखिए अगर हम बात करें तो स्कूली शिक्षा में मुख्य बदलाव क्या किए गए हैं। अभी तक देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो किस बेस पर चला रहा था, वो चला आ रहा था 10+2 फॉर्मेट पे, लेकिन अब जो NEP 2020 में बात की गई है ये कहा गया है कि अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा 5+3+3+4 के हिसाब से होगा हमारा स्कूली पाठ्यक्रम, हमारा इसके अनुसार होगा। यानी कहने की मतलब क्या है कि अगर बात करें तो 5+3+3+4 का मतलब क्या है, जैसा कि इस फिगर से समझिए कि देखिए अब एक 5 साल का एक होगा फाउंडेशन कोर्स, 5 साल का एक फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें 3 साल तक, यानी कि जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो 3 से 6 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी में, प्री स्कूल में, या उसे हम बाल वाटिका कहेंगे, वहाँ शिक्षा ग्रहण करेगा लर्निंग बाय प्ले के माध्यम से। उसके बाद आगे के 2 साल, यानी कि बच्चा 6 से 8 साल का जब होगा तो वो क्लास 1 और 2 में जाएगा, यानी ये जो 5 साल हैं 3 से लेकर के 8 साल तक, इसको हम फाउंडेशन कोर्स कहेंगे या फाउंडेशन ईयर कहेंगे। उसके बाद क्लास 3 to 5, ये 8 से 11 साल की अवस्था होगी, इसको हम प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। उसके बाद 6 to 8, यानी 11 से 14 साल का बच्चा मिडिल स्टेज में जाएगा, और 9 से 12, यानी कि 14 से 18 साल का बच्चा, ये जो 4th स्टेज है, इसको हम लोग सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। तो ये शिक्षा का स्वरूप होगा इनके अनुसार। यानी कि अगर हम बात करें तो प्रिपरेटरी स्टेज के तहत कक्षा से 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, और कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और कौशल विकास कोर्सों की शुरुआत कर दी जाएगी। यानी कक्षा 6 से ही क्या है, अब बच्चों को कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड, कुछ हस्तकला से रिलेटेड, कुछ व्यवसाय से रिलेटेड कौशलों को सिखाया जाएगा, ताकि बच्चा शुरुआत से ही कक्षा 6 से ही क्या है कि रोजगार परक शिक्षा को ग्रहण कर सके। अब आगे बात करें तो आगे इसमें क्या बात की गई है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में साल में 2 बार होंगी। यानी कि अब समझ लीजिए कि एक तरीके का सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा 10वीं और 12वीं में भी। और देखिए स्कूल एजुकेशन में भी कोई स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं होगी, बच्चा क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स ले सकता है स्कूल एजुकेशन में भी। यानी कि एक जो साइंस साइड का बच्चा है, जैसे कि पहले क्या होता था, बच्चे जब 11th और 12th में जाते थे तो कोई आर्ट साइड ले लेता था, कोई साइंस साइड ले लेता था, कोई कॉमर्स ले लेता था, कोई होम साइंस ले लेता था, ये होता था। लेकिन अब क्या है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अब क्या है, अगर आप मैथ के साथ कोई बच्चा कॉमर्स भी लेना चाहता है तो वो ले सकता है, साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो भी ले सकता है, अगर वो सोशोलॉजी लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लेने की छूट कहाँ भी रहेगी, स्कूली शिक्षा में भी रहेगी। 3 से 6 साल के बच्चों को क्या किया जाएगा, लर्निंग बाय प्ले, प्ले के माध्यम से सिखाया जाएगा। क्लास 6 में मैंने बताया कि क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्सेज बच्चों को सिखाए जाएंगे। और अब बच्चों को साल भर में 10 दिन का इंटर्नशिप कराया जाएगा। इंटर्नशिप कराने का मतलब क्या है कि बच्चों को जो भी वोकेशनल कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं उनको उसका इंटर्नशिप भी दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर बच्चों को रियल फॉर्म में सीखना होगा। यानी कि एक तरीके का कह लीजिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की गई है। और क्या किया जाएगा, बच्चों को कक्षा 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी, कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी। यानी प्रोग्रामिंग, कोडिंग बच्चों को कब से सिखाई जाएगी, कक्षा 6 से ही सिखाई जाएगी प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से क्या है, आगे देखिए क्या है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी कि ECCE का यूनिवर्सलाइजेशन भी किया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसकी स्थापना की जाएगी। 5+3+3+4 बता ही दिया आपको। उसके बाद क्या है, बच्चों में मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा करिकुलम डेवलप किया जाएगा। और कोई भी सिस्टम रिजिड नहीं होगा, यानी कि आर्ट और साइंस के बीच में या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वोकेशनल है, एकेडमिक है, सबका एक हॉलिस्टिक अप्रोच यूज़ किया जाएगा। सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी।
गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है। अब देखिए जो जेंडर इंक्लूजन फंड है इसको भी ग्रांट किया जाएगा, यानी लिंग आधारित जो समावेशन है उसके लिए। केजीबीवीज यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय अब कहाँ तक हो जाएंगे, कक्षा 12 तक हो जाएंगे। और करिकुलम में थोड़ा सा मिनिमाइजेशन किया जाएगा, जो करिकुलम या कोर कॉन्सेप्ट है उसको पॉइंट आउट किया जाएगा। तो इस तरीके से स्कूल एजुकेशन में ये सारी बात की गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम की बात की, बोर्ड एग्ज़ाम मैंने बता ही दिया। अब अगर बात करें तो ये भी बात की गई है कि कक्षा 5 तक जो है बच्चों को शिक्षा मदर टंग में ही प्रोवाइड की जाएगी, यानी अप टू 5th क्लास कक्षा 5 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई मराठी बच्चा है तो कक्षा 5 तक उसे मराठी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। अगर नॉर्थ का बच्चा है तो हिंदी में, साउथ का बच्चा है तो साउथ लैंग्वेज। यानी कक्षा 5 तक बच्चे को क्या दिया जाएगा, 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होगा। अगला है देखिए त्रिभाषा फार्मूला में कम से कम 2 भारतीय भाषाओं को सिखाया जाएगा। यानी कि देखिए ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा फार्मूला भी बच्चों को 3 भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। इस चीज़ को भी इस नीति में रखा गया है। तो जैसे मान लीजिए कोई महाराष्ट्रियन बच्चा है या कोई मान लीजिए बंगाली बच्चा है तो उसको बंगाली उसकी क्या हो जाएगी, बंगाली उसकी मातृभाषा हो जाएगी, रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, इंग्लिश उसका सेकेंडरी लैंग्वेज हो जाएगा। उसके अलावा उसे एक अन्य भारतीय भाषाएं सिखाई जाएंगी, चाहे तो वो हिंदी सीख सकता है, चाहे तो वह संस्कृत सीख सकता है, चाहे तो वो कन्नड़, तमिल कुछ भी सीख सकता है, वो उसके ऑप्शन और रुचि पर होगा। तो इस तरीके से 3 भाषा फार्मूला को कम से कम 3 भाषा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों को अब सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी कि बच्चों को पहले क्या था, अभी आज के सिस्टम में क्या है कि केवल टीचर ही बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं, यानी केवल मूल्यांकन कौन करता है, टीचर करता है। लेकिन अब क्या होगा, बच्चे को सेल्फ इवैल्यूएशन का भी मौका दिया जाएगा कि वो अपना मूल्यांकन या स्व मूल्यांकन खुद कर सके। और पीयर इवैल्यूएशन भी बच्चों का कराया जाएगा। पीयर यानी उसके सहपाठियों द्वारा भी उसका मूल्यांकन कराया जाएगा। यानी कि मूल्यांकन का स्वरूप भी यहाँ पर थोड़ा सा बदला गया है। केवल टीचर ही बच्चे का इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, बच्चा सेल्फ इवैल्यूएशन भी करेगा और पीयर इवैल्यूएशन भी बच्चे का कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड, इसकी बात की गई है। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख की स्थापना की जाएगी। अब अगर बात करें तो एनटीए ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन। अब देखिए हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि कौन कराएगा, एनटीए। ये स्वैच्छिक होगा, ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है, स्वैच्छिक होगा। जो बच्चे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहें, एडमिशन लेना चाहें तो वो इसके थ्रू आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरीज़ खोली जाएंगी। ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है। अब अगर आगे बात करें तो इस शिक्षा नीति की कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हैं देखते हैं। जैसे हमने स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन की बात तो कर ली कि ये चीज़ें इसमें बात की गई हैं। अब अगर हम लोग चुनौतियों की बात करें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, देखिए क्या है। 2017-18 में भारत सरकार ने जीडीपी का महज 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया और नई नीति के तहत 6% का लक्ष्य हासिल करना क्या है, चुनौतीपूर्ण है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है। यानी कि देखिए क्या है, अगर हम शिक्षा नीति की बात करें तो कोठारी कमीशन ने ही, यानी कि डॉक्टर DS कोठारी ने ही उसी समय 1964 में ही कह दिया था कि हमें अगर अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारना है तो 6% हमें अपनी जीडीपी का खर्च करना होगा, किस पर, अपने एजुकेशन पर। बात तभी कर दी गई थी, लेकिन आज तक हम अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा पर नहीं खर्च कर पाए हैं। और अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में 4 साल ऐसे हैं, पिछले 5 सालों में 4 साल ऐसे हैं जिसमें शिक्षा के लिए जारी बजट का भी हम पूरा खर्च नहीं कर पाए हैं। अगर हम 2014-15 की बात करें तो 2014-15 में जो भी बजट आवंटित हुआ था
जीडीपी का शिक्षा के लिए, उसका हम 17% खर्च नहीं कर पाए थे। यानी कि हमने सोचिए 2014-15 के बजट में भी 17% बचा लिया था, जो कि पिछले 10 सालों में भी सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से बात करें तो जो आपका जो भारत देश है आज तक अभी तक 6% जीडीपी का खर्च नहीं कर पाया है। अब अगली चुनौती की बात करें तो क्या है, 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेट पहुंचाने के लिए सरकार की योजना अभी तय नहीं है। देखिए, हमने पॉलिसीज़ में बात तो कर दी है कि जो हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है वो 2035 तक हम 50% पहुंचा देंगे। लेकिन अगर हम बात करें AISHE की 2017-18 की रिपोर्ट की बात करें, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2018-19, इसने कहा है कि देखिए जो हमारा अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है 26.3 ही है, और अगर हमें 50% इसको पहुंचाना है तो इसके लिए भारत सरकार को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसीलिए देखिए 3.2 करोड़ सीटें भी जोड़ी गई हैं अलग से। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो है हमारा 2035 तक 50% पहुंचाना, उसके लिए कोई योजना अभी तय नहीं है। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, चुनौती है UGC AICTE NCTE की जगह एक ही नियामक होने से शिक्षा के केंद्रीकरण की आशंका है। देखिए बहुत से विशेषज्ञों का मानना ये है कि अब जो आज का हमारा समय है, आज का जो युग चल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का युग चल रहा है, यानी विकेंद्रीकरण का युग चल रहा है। अब इस विकेंद्रीकरण के युग में हम वापस सेंट्रलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारी शक्ति केवल एक ही संस्था को दे रहे हैं जो कि केंद्र के पास होगी। इससे क्या होगा कि जो शिक्षा का इनोवेशन है, जो शिक्षा का स्वरूप है, वो एक लिमिटेड रह जाएगा, यानी कि केवल केंद्र सरकार के ही हाथ में रह जाएगा। राज्य सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी, जो नियामक संस्थाएं हैं उनके हाथ बंधे के बंधे रह जाएंगे। यानी कि विशेषज्ञों के अनुसार जो शिक्षा का केंद्रीकरण है वो बहुत ही, शिक्षा का विकेंद्रीकरण जो है वो बहुत ही ज़रूरी है समय को देखते हुए। अब अगर हम अगली चुनौती की बात करें तो क्या है, बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से अलग अलग राज्यों में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या समस्याएं, जैसे मान लीजिए दिल्ली में क्या है, दिल्ली में ही मान लीजिए कि लाखों करोड़ों लोग, लाखों स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं डिफरेंट बैकग्राउंड के वहाँ पढ़ने आते हैं। अब हम चाहते हैं कि उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई किया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक डिफरेंट बैकग्राउंड के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चों के लिए ट्राई लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई किया जा सके। कोई किसी मातृभाषा का हो सकता है, कोई किसी, तो इसके लिए सरकार को थोड़ा सा कशमकश करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तो इसको भी सरकार को ध्यान में देना होगा। अब अगर हम आगे की राह की बात करें तो आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर आगे हम क्या कर सकते हैं, घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। यानी कि प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति हमें चाहिए होगी। यानी कि रिसर्च 200 शीर्ष, अगला पॉइंट है देखिए, 200 शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालयों को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हम समय के बदलते स्वरूप के साथ अपने आप को विश्वगुरु बनाने की अगर हम सपना देख रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि जो रिसर्च एंड इनोवेशन है, यानी शोध और नवाचार है, उसमें आज भी हम उतना नहीं खर्च कर रहे हैं जितना करना चाहिए। 2017-18 में हमने अपनी जीडीपी का मात्र 0.7% ही खर्च किया था। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने इसके कंपैरिजन में 2.1% अपनी जीडीपी का खर्च किया था, और यूएस ने खर्च किया था 2.8%, इजराइल ने खर्च किया है 4.3%। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम ये जो सपना देख रहे हैं, इसके लिए हमें अपनी जीडीपी का 6% खर्च करना जरूरी ही है। यानी कि 200 शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालयों को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना जरूरी होगा। प्रतिवर्ष हमें लगभग कम से कम 5,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आवंटित करना होगा। और अगर हम बात करें शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को फास्ट ट्रैक बेसिस पर स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम एश की रिपोर्ट की बात करें, अगर हम AISHE की रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार 2017-18 में मात्र हमारे यहाँ 1 लाख लोगों पर केवल 15 लोग ही शोध में एनरोल्ड होते हैं। यानी 15 शोध छात्र कितने अवेलेबल हैं, किसमें, प्रति 1 लाख लोगों पर।
तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अगर हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को टॉप वर्ल्ड रैंकिंग में लाना है तो हमें हर साल 50,000 PhD स्टूडेंट्स को पैदा करना होगा हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, बिल्डिंग्स के आधार पर, यूनिवर्सल एक्सेस के आधार पर 20-30 सालों तक हमें दीर्घ ऋण प्रदान करना होगा। तो इस तरीके से क्या है कि शोध को बढ़ावा देने के लिए हमें कम से कम फास्ट ट्रैक बेसिस पर स्थापित करने की आवश्यकता है। नवाचार और विशेषज्ञता प्रतिभा में सुधार के लिए भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को हर साल 50,000 से अधिक PhD पैदा करने की दरकार है। ये बात मैंने कही। अगला है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट रेशियो में इजाफा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को, संस्थानों को समान रूप से विशेष पैकेज एक बेहतर उपाय है। विशेष पैकेज का मतलब जैसे मैंने बताया कि प्रतिवर्ष कम से कम हमें 5,000 करोड़ रुपए आवंटित करना होगा भारत सरकार को। अगर भारत सरकार ये चाहती है कि हम विश्व गुरु बने, ऐसा सपना अगर वो देखते हैं तो इसे साकार करने के लिए इसकी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से क्या है कि देखिए, शिक्षा की जो बात की गई है, अगर सतत विकास लक्ष्य की बात की गई है तो वो हमारा सतत विकास लक्ष्य नंबर 4 है, जिसे 2030 तक हमारा लक्ष्य है पाने का। फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरेसी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन बाई 2025 तक। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेट प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल 2030 तक हमने बात की है। तो ये आउटकम्स हैं हमारे NEP के। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ऐसा हम अचीव कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर कुल मिला के एक सार के रूप में मैं बात करूं तो जो NEP है बहुत ही जो NEP बनाई गई है वो बहुत ही आइडियल फॉर्म में है। अब इसको देखिए, ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए सरकार को बहुत मेहनत करनी होगी, नहीं तो ये केवल ऐसा ही होगा जैसे नई बोतल में पुरानी शराब का भर जाना। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने भी अपने वर्धा योजना में उसी समय ये बात कर दी थी, हस्त उत्पादित कार्य आधारित शिक्षा देने की बात की थी उन्होंने, गतिविधियों पर आधारित शिक्षा की बात की थी। और अगर हम बात करें, कोठारी कमीशन ने उसी समय 6% GDP की बात कर दी थी। और ट्राई लैंग्वेज फार्मूला भी उसी समय इन्होंने बताया था कि हाँ, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला आना चाहिए। तो एक तरीके की समझ लीजिए, आधे से ज़्यादा चीज़ें इन्होंने क्या है, पुरानी बातों को ही उठाकर इसमें रखा है, बस कुछ चीज़ों को नया नया रखा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक तरीके का यही है, समझिए, नई बोतल में पुरानी शराब का भरना। तो इस तरीके से क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर भारत सरकार चाहे तो सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। और आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।